आज के क्लास में हम लोग निवेश गुणक को समझेंगे। एमपीसी और एमपीएस के साथ गुणक का क्या संबंध है, कैसा संबंध है, इन संबंधों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और निवेश गुणक से बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर भी हम लोग एक विस्तृत चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग ये जानें कि गुणक का कॉन्सेप्ट देने वाले पहले अर्थशास्त्री कौन हैं। गुणक के बारे में सबसे पहले R.F. काहन ने 1931 में बताया। मतलब 1931 में सबसे पहले गुणक की धारणा प्रतिपादित करने का जो श्रेय है ये R.F. काहन को है। तो हम लोग यहाँ देख लें कि सबसे पहले गुणक के बारे में कौन बताए, तो R.F. काहन कब बताए थे, तो हम लोग देखें 1931 में बताए थे। R.F. काहन का गुणक निवेश गुणक नहीं था। काहन का गुणक कैसा गुणक था, तो काहन का गुणक रोजगार गुणक था। काहन ने रोजगार गुणक के बारे में बताया और इसी रोजगार गुणक के कॉन्सेप्ट को लेकर केन्स महोदय 1936 में निवेश गुणक के बारे में बताए। एक बार यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव बन सकता है आप देखिएगा, यहाँ से प्रश्न रह सकता है कि सबसे पहले गुणक की धारणा कौन अर्थशास्त्री दिए, तो R.F. काहन दिए। कब, 1931 में। काहन का गुणक निवेश गुणक नहीं था, बल्कि काहन का गुणक रोजगार गुणक था और रोजगार गुणक के कॉन्सेप्ट को ही आगे बढ़ाते हुए केन्स निवेश गुणक की धारणा का प्रतिपादन किए। कब, 1936 में। किस किताब में, तो द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में। चलिए हम लोग संक्षेप में जानें कि काहन का जो रोजगार गुणक है उसका क्या मतलब है। काहन ने जिस रोजगार गुणक की चर्चा किया, जिस रोजगार गुणक को आधार मानते हुए केन्स ने निवेश गुणक का कॉन्सेप्ट दिया, तो पहले हम लोगों को ये जान लेना होगा कि ये रोजगार गुणक होता क्या है। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए किसी खास एरिया में, किसी खास क्षेत्र में एक उद्योग खुलता है और उस उद्योग में 5000 श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हो जाता है। तो इन 5000 श्रमिकों के रोजगार के कारण, इन 5000 श्रमिकों को जो रोजगार मिला था, इसके कारण और भी बहुत सारे रोजगार के अवसर सृजित होंगे, बहुत सारे रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। कैसे, मान लीजिए ये 5000 वर्कर, ये 5000 श्रमिक किसी खास क्षेत्र में रहते हैं, तो ये 5000 परिवार भी उस क्षेत्र में रहता है। इस 5000 परिवार की जरूरत को पूरा करने के लिए बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा। जैसे दूध वाले को रोजगार मिल जाएगा, जैसे धोबी को रोजगार मिल जाएगा, जैसे सब्जी वाले को रोजगार मिल जाएगा, मकान मालिक को रोजगार मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग चर्चा किए कि सबसे पहले काहन ने जिस गुणक की चर्चा किया, ये गुणक रोजगार गुणक था। अब चलिए हम लोग थोड़ा चर्चा निवेश गुणक पर करें। निवेश गुणक के बारे में हम लोग अभी तक जो देखे कि 1936 में केन्स अपने किताब द जनरल थ्योरी में निवेश गुणक के बारे में बताया। ये निवेश गुणक है क्या? निवेश गुणक को आप ऐसे समझिए कि जब हम लोग निवेश करते हैं, जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट के करने से इनकम बढ़ता है। इन्वेस्टमेंट को जब बढ़ाया जाता है तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम भी बढ़ता है। लेकिन जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाता है, इनकम उतना ही नहीं बढ़ता है, बल्कि उससे अधिक बढ़ता है। आप ऐसे समझिए, अगर हम लोग किसी खेत में एक मुट्ठा बीज बोते हैं तो उत्पादन सिर्फ एक मुट्ठा ही नहीं होता है, बल्कि जितना बीज लगाए हैं उससे कई गुना अधिक प्रोडक्शन होता है।
ठीक उसी प्रकार से जब हम लोग इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से उत्पादन भी बढ़ता है, रोजगार भी बढ़ता है, आय भी बढ़ता है। तो जितना इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया गया उससे कितना गुना आय बढ़ेगा, ये निवेश गुणक बताता है। निवेश गुणक बताने के लिए या निवेश गुणक को हम लोग एक सूत्र के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। निवेश गुणक को ध्यान से देखिएगा। निवेश गुणक निकालने का सूत्र है K इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। यहाँ K का मतलब निवेश गुणक, डेल्टा वाई आय में परिवर्तन है, डेल्टा आई निवेश में परिवर्तन है। हम लोग संक्षेप में कह सकते हैं कि निवेश में परिवर्तन, आय में परिवर्तन और निवेश में परिवर्तन के अनुपात को निवेश गुणक कहते हैं। निवेश गुणक से क्या पता चल रहा है कि निवेश के बढ़ने से आय में कितना गुना वृद्धि होगा, ये निवेश गुणक बताता है। हम लोग देख लिए, हम लोग कहें कि आय में परिवर्तन और निवेश में परिवर्तन के अनुपात को निवेश गुणक कहते हैं। चलिए निवेश गुणक को हम लोग गणितीय रूप से समझें। जैसे y इक्वल टू होता है C प्लस आई। यहाँ y आय है, राष्ट्रीय आय है, C उपभोग व्यय है, I इन्वेस्टमेंट है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा C प्लस डेल्टा I। अच्छा बताइए, हम लोग डेल्टा y माइनस डेल्टा C लिख सकते हैं कि नहीं? डेल्टा C को इधर ले आएंगे, इधर प्लस में था, इधर माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू डेल्टा I। अब चलिए डेल्टा I का वैल्यू इसमें हम लोग रखते हैं, ठीक है। हम लोग K इक्वल टू डेल्टा Y अपनी जगह में है, डेल्टा I के जगह में डेल्टा Y माइनस डेल्टा C लिख देते हैं डेल्टा Y माइनस डेल्टा C। अब देखा जाए, हम लोग इसके अंश और हर दोनों को डेल्टा Y से डिवाइड कर रहे हैं। अंश और हर दोनों को डेल्टा Y से हम लोग भागा देते हैं, तो क्या हो जाएगा? K इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा Y बाई डेल्टा Y बटा डेल्टा Y बाई डेल्टा Y माइनस डेल्टा C बाई डेल्टा Y। अब ध्यान से देखिएगा, डेल्टा y कट गया, डेल्टा y कट गया, तो क्या बचा? हम लोगों को मिला K इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस डेल्टा C बाई डेल्टा y। हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे कि MPC कैसे निकालते हैं। तो MPC निकालने का फार्मूला है डेल्टा C बाई डेल्टा y। उपभोग में परिवर्तन और आय में परिवर्तन के अनुपात को MPC कहते हैं। मतलब हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस डेल्टा C बाई डेल्टा y के जगह में हम लोग 1 बाई 1 माइनस डेल्टा C बाई डेल्टा y के जगह में हम लोग MPC लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लोग पिछले क्लास में ये चर्चा किए थे कि MPC और MPS को जब जोड़ देते हैं तो क्या निकलता था? 1। तो MPS कैसे निकालेंगे? MPS निकालने का तरीका हो गया 1 माइनस MPC। इसका मतलब है कि हम लोग 1 माइनस MPC के जगह में MPS लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख दिए K इक्वल टू 1 बाई MPS। अब ध्यान से देखा जाए, हम लोग अभी तक गुणक निकालने का 3 सूत्र देख लिए। पहला तरीका K इक्वल टू डेल्टा Y बाई डेल्टा I। डेल्टा Y क्या था? आय में परिवर्तन, डेल्टा I निवेश में परिवर्तन और K निवेश गुणक। अब देखिए दूसरा फार्मूला देखे थे K इक्वल टू 1 बटा 1 माइनस MPC। और तीसरा तरीका हम लोग देखिए गुणक निकालने का 1 बाई MPS। तो ये 3 तरीके से हम लोग गुणक की गणना कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग ये समझ लें
कि एमपीसी और गुणक में कैसा संबंध होता है। एमपीसी का मतलब हम लोग जानते हैं, आय में वृद्धि का वह भाग जो उपभोग करने के ऊपर व्यय किया जाता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहलाता है। जब एमपीसी बढ़ता है तो एमपीसी के बढ़ने से गुणक में भी वृद्धि होगा। एमपीसी बढ़ेगा तो गुणक के आकार में वृद्धि होगा। कैसे? चलिए इसे एक उदाहरण हम लोग बड़ा सरल तरीके से समझे कि एमपीसी का मतलब देख लिए, आय में वृद्धि का वह भाग जिसका उपभोग करने के ऊपर व्यय किया जाएगा, एमपीसी कहलाएगा। जब एमपीसी बढ़ता है, आय में बढ़ने का अधिकतर भाग जब उपभोग करने के ऊपर व्यय किया जाएगा, तो इसका परिणाम ये होगा कि वस्तुओं का मांग बढ़ेगा। वस्तुओं का मांग बढ़ने से उस वस्तु को बनाने वाले श्रम की मांग बढ़ेगा, मतलब श्रमिकों को रोजगार मिलेगा, और जब श्रमिकों को रोजगार मिलेगा तो आय भी बढ़ेगा। मतलब यदि उपभोग प्रवृत्ति बढ़ता है, उपभोग प्रवृत्ति के बढ़ने से रोजगार में, आय में और उत्पादन में वृद्धि होगा। तो हम लोग यहाँ चर्चा किए कि एमपीसी और के में कैसा संबंध? धनात्मक संबंध। ध्यान से देखिएगा, मिटाते हैं, आप लोग इसे उतार भी लीजिए, हमारे साथ साथ उतारते भी चलिए। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो कलम कॉपी ले करके बैठा कीजिए, साथ में इन चीज़ों को आप उतारते चले जाइए। एमपीसी में और गुणक में धनात्मक संबंध है। चलिए इसे हम लोग एक गणितीय उदाहरण से समझें। मान लीजिए किसी अर्थव्यवस्था में एमपीसी 0.75 है। अब देखते हैं गुणक निकाल के, k इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। बताइए k इक्वल टू 1/1 माइनस 0.75 क्या हो जाएगा? k इक्वल टू 1/1 में 0.75 घटाए तो 0.25, पॉइंट हटाएंगे 2 0, इसको काट दीजिए 4 बार में, तो k इक्वल टू कितना आ गया? 4। तो हम लोग देखे कि जब एमपीसी 0.75 था तो गुणक कितना निकला? 4। इसका क्या मतलब है कि जब एमपीसी 0.75 होगा तो जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे इनकम में 4 गुना अधिक वृद्धि होगा। जितना हम लोग निवेश बढ़ाएंगे, अगर 1000 रुपया निवेश करेंगे तो आय बढ़ेगा 4000 रुपया। अब देखिए, अगर एमपीसी बढ़ गया, एमपीसी बढ़ गया 0.80, अब हम लोग गुणक निकालते हैं। गुणक निकालने का फार्मूला बोलिए, k इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। देखा जाए k इक्वल टू 1/1 माइनस 0.80 क्या हो जाएगा? k इक्वल टू 1/0.20। ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 2 0, इसको काट देंगे, ये 5 हो जाएगा। तो k इक्वल टू हम लोग देंगे 5। इसका ये मतलब हुआ कि जब अर्थव्यवस्था में एमपीसी बढ़ रहा है, देखिए जब एमपीसी बढ़ा है तो एमपीसी के बढ़ने से गुणक भी बढ़ रहा है। 0.75 जब एमपीसी था तो गुणक 4 था, जब एमपीसी 0.80 हो गया तो गुणक 5 हो गया। तो हम लोग इस गणितीय उदाहरण से ये समझ लिए कि एमपीसी बढ़ेगा अगर अर्थव्यवस्था में तो गुणक का आकार भी बढ़ेगा। अब यहाँ समझिएगा कि एमपीएस के साथ गुणक का क्या संबंध है। हम लोग देख रहे हैं कि गुणक कैसे, गुणक में हम लोग देखें k इक्वल टू 1/MPS, मतलब एमपीएस का व्युत्क्रम गुणक है। ठीक है, हम लोग देखें एमपीएस का व्युत्क्रम गुणक है, मतलब एमपीएस और गुणक में इनवर्स रिलेशन है। एमपीएस के बढ़ने का मतलब है एमपीसी का घटना। अगर सीमांत बचत प्रवृत्ति बढ़ जाता है, इसका सीधा मतलब है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति घट रहा है। तो सीमांत बचत प्रवृत्ति अगर बढ़ेगा, अगर लोग अपने बढ़े हुए आय का अधिकतर इनकम अपने पास बचा के रख लेंगे, सेविंग कर लेंगे, तो उस स्थिति में क्या होगा कि अगर अर्थव्यवस्था में लोगों का आय बढ़े
और बढ़े हुए आय का लोग बचत करने लग जाएं, अपने पास रख लें, तो वस्तुओं का मांग घटेगा। वस्तुओं का मांग घटने से उस वस्तु को बनाने वाले श्रमिकों का भी मांग घटेगा, और जब श्रमिकों का मांग घटेगा मतलब रोजगार भी घटेगा, रोजगार घटेगा तो आय घटेगा। तो इस तरह से हम लोग देखें कि एमपीएस में और गुणक में ऋणात्मक संबंध। ध्यान से समझिएगा, यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव बनता है एमपीसी और के में कैसा संबंध था, तो धनात्मक संबंध देखें, धनात्मक संबंध होता है। और हम लोग देखें कि एमपीएस और के में ऋणात्मक संबंध होता है। एमपीएस और गुणक में कैसा संबंध, ऋणात्मक, और एमपीसी और गुणक में धनात्मक संबंध। तो यहाँ से जितने ऑब्जेक्टिव बन रहे थे एक बार आप देख लीजिए। क्वेश्चन रहेगा, सबसे पहले गुणक के बारे में कौन बताया, तो काहन ने बताया। कब, 1931 में। काहन का गुणक कैसा गुणक था, तो रोजगार गुणक के बारे में बताया। फिर हम लोग देखें कि काहन के गुणक से ही प्रेरित होकर के केन्स इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की बात किए। 1936 में इनका किताब पब्लिश्ड हुआ था, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इसमें निवेश गुणक की इन्होंने चर्चा किया। निवेश गुणक को हम लोग एक लाइन में देखें कि निवेश बढ़ेगा तो आय में कितना गुना वृद्धि होगा, ये निवेश गुणक से पता चलता है। अब एक बात समझना है कि निवेश गुणक आगे की ओर भी क्रियाशील होता है और निवेश गुणक पीछे की ओर भी क्रियाशील होता है। ध्यान से सुनिएगा ये बात जो भी हम बता रहे हैं। हम लोग देखें कि गुणक की क्रियाशीलता आगे की ओर भी हो सकती है और पीछे की ओर भी। आगे की ओर बढ़ने का मतलब क्या है और पीछे की ओर बढ़ने का मतलब क्या है, इसको ऐसे समझिए कि जब निवेश घटेगा तो निवेश के घटने से आय भी घटेगा, लेकिन जितना निवेश घटेगा उससे ज्यादा आय घटेगा। तो हम लोग पीछे की ओर क्रियाशीलता का मतलब है कि जब निवेश घट रहा है तो आय भी घटेगा, ये गुणक का पीछे की ओर क्रियाशील होना है। लेकिन जब निवेश बढ़ेगा तो आय भी बढ़ेगा, ये गुणक का आगे की ओर क्रियाशील होना है। अब हम लोग निवेश गुणक को एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ध्यान से निवेश गुणक को डायग्राम से समझा जाए। डायग्राम की हर स्टेप को आप देखिएगा। एक्स एक्सिस में आय है, एक्स एक्सिस में आय दर्शाए हैं, और वाई एक्सिस में निवेश है और उपभोग है। इधर हम लोग दो चीज दिखलाए हैं, एक निवेश और उपभोग, उपभोग भी है, और एक्स एक्सिस में आय है, राष्ट्रीय आय है। ध्यान से देखिएगा, ये 45 डिग्री रेखा है। हम लोग पहले बनाए सी, कंजम्पशन कर रहे हैं, ये सी प्लस आई है, इसमें उपभोग भी है और निवेश भी है। उपभोग और निवेश वक्र है। ये सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई है। उपभोग, निवेश और निवेश में परिवर्तन। ध्यान से देखिएगा, ये डेल्टा वाई है, आय में परिवर्तन को ये दिखला रहा है, और ये डेल्टा आई निवेश में परिवर्तन को दिखला रहा है। मतलब जब हम लोग निवेश को बढ़ाए हैं तो देखिएगा आय भी बढ़ गया है। जब निवेश को बढ़ाया जाता है तो निवेश के बढ़ने से आय भी बढ़ता है, लेकिन जितना निवेश को बढ़ाए हैं, यहाँ का गैप देखिए, यहाँ का गैप देखिए, डेल्टा आई से अधिक है डेल्टा वाई। मतलब जितना निवेश हम लोग बढ़ा रहे हैं उससे अधिक वृद्धि किस में हो रहा है, आय में हो रहा है। इस डायग्राम से हम लोग देख पा रहे हैं कि जब निवेश बढ़ा है तो आय भी बढ़ा है, लेकिन जितना निवेश को बढ़ाया जा रहा है उससे अधिक वृद्धि आय में हो रहा है। अब चलिए आप इस डायग्राम को बना भी लीजिए अपने कॉपी में।
अब एक बात हम लोगों को समझना है कि जब एमपीसी अगर जीरो हो जाए, हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे कि एमपीसी जीरो से अधिक होता है और एक से कम होता है, लेकिन अपवाद स्थिति में अगर मान लीजिए एमपीसी जीरो हो जाएगा, मतलब लोगों का आय बढ़ेगा और लोग उसका कंजम्पशन करने के ऊपर खर्च नहीं करेंगे, तो उस स्थिति में क्या होगा हम लोग देखते हैं। हम लोग के निकालने का फॉर्मूला देखें, k इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। बताइए, k इक्वल टू 1/1 माइनस 0, तो k इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है कि जब एमपीसी जीरो हो जाएगा तो k 1 होगा। इसका मतलब है कि जितना हम लोग निवेश को बढ़ाएंगे उतना ही आय बढ़ेगा। अगर 500 रुपया निवेश में वृद्धि किया जाए तो आय भी 500 रुपया ही बढ़ेगा। अगर एमपीसी जीरो हो जाए तो जितना निवेश को बढ़ाया जाएगा उतना ही आय बढ़ेगा। इसको ऐसे भी देखा जा सकता है, हम लोग गुणक निकालते थे तो फार्मूला था डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। अगर k इक्वल टू 1 तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा आई इक्वल टू डेल्टा वाई। तो इससे ये समझ में आ गया कि जब एमपीसी जीरो हो गया तो एमपीसी के जीरो होने की स्थिति में डेल्टा आई और डेल्टा वाई दोनों बराबर हो जाता है। चलिए इसे हम लोग डायग्राम के माध्यम से भी समझें। आप लोग हमारे साथ उतारते चले। हम लोग डायग्राम के माध्यम से भी ये देखते हैं कि जब एमपीसी जीरो हो जाएगा तो जितना हम लोग निवेश को बढ़ाएंगे उतना ही आय भी बढ़ेगा। चलिए डायग्राम को आप ध्यान से समझिए। एक्स एक्सिस में आय है, वाई एक्सिस में निवेश और उपभोग व्यय दर्शाया गया है। ध्यान से एकदम देखिए, ये हम लोग उपभोग वक्र बनाए। ये उपभोग प्लस निवेश वक्र है और ये उपभोग, निवेश और निवेश में परिवर्तन है। उपभोग, निवेश और निवेश में परिवर्तन को कहता है। ध्यान से देखिएगा, ये डेल्टा वाई है, आई में परिवर्तन, और ये डेल्टा आई है। आप डायग्राम के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि जितना निवेश बढ़ा है उतना ही आय भी बढ़ा है। जितना निवेश बढ़ाया गया है उतना ही वृद्धि आय में भी हो रहा है। चलिए इसको और डिटेल देखें। P, इसका नाम दे दीजिए Q, इसका R, यहाँ S और ये T। डायग्राम से देखा जाए, डायग्राम में क्या पता चल रहा है। एक्स एक्सिस में आय था, वाई एक्सिस की उपभोग और निवेश। यहाँ देखिए वो TY1 एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। हम लोग देख रहे हैं कि ORY0 क्या है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। तो हम लोग जानते हैं कि जो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होता है उसकी दो भुजा बराबर होती है और विकर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। हम लोग देख रहे हैं कि RY0 और वो Y0, इसकी दो भुजा है और ये दोनों बराबर है, और वो R विकर्ण है जो सबसे बड़ी भुजा है। मतलब
जब वो आर वाई नॉट एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो यहाँ आर वाई नॉट किसके बराबर होगा? वो वाई नॉट के। ये आर वाई नॉट और वो वाई नॉट दोनों बराबर होगा। यहाँ देखिएगा कि आर वाई नॉट के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं? आर वाई नॉट के जगह में हम लोग लिख सकते हैं सी प्लस आई। एकदम आराम से हर स्टेप को समझते चलिए, सारा बात आपको समझ में आएगा। तो जब आर वाई नॉट सी प्लस आई है तो वो वाई नॉट भी क्या हो जाएगा? वो वाई नॉट भी हो जाएगा सी प्लस आई। जब वो आर वाई नॉट एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो इसका मतलब है कि ओ टी वाई वन भी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा। मतलब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ओ टी वाई वन भी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। जब वो टी वाई वन एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा तो उस स्थिति में टी वाई वन बराबर होगा वो वाई वन के। यहाँ टी वाई वन के जगह में हम लोग लिख सकते हैं सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई। तो वो वाई वन के जगह में भी क्या लिख सकते हैं? सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई। अब ध्यान से देखिएगा, हम लोग वो वाई वन को क्या लिख सकते हैं? ये वो वाई वन को लिखने का तरीका होगा वो वाई नॉट प्लस वाई नॉट वाई वन। ध्यान से देखिएगा, वो वाई वन के जगह में हम लोग लिख रहे हैं वो वाई नॉट प्लस वाई नॉट वाई वन। लिखा जा सकता है कि नहीं? वो वाई वन को कैसे लिखे? वो वाई नॉट प्लस वाई नॉट वाई वन। तो यहां देखिए सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई। यहां बताइए वाई नॉट वाई वन अपने जगह में सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई माइनस वो वाई नॉट। अब देखिए वो वाई नॉट के जगह में सी प्लस आई है तो वो वाई नॉट का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। वाई नॉट वाई वन को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा वाई। ध्यान से देखिएगा, वाई नॉट वाई वन को लिख सकते हैं डेल्टा वाई। तो वाई नॉट वाई वन की जगह में हम लोग डेल्टा वाई लिख दिए इक्वल टू सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई माइनस वो वाई नॉट की जगह में सी प्लस आई माइनस है तो माइनस सी माइनस आई। देखिए माइनस आई प्लस आई कट गया, माइनस सी प्लस सी कट गया, तो क्या बचा? बच गया डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा आई। तो हम लोग ये साबित किए कि जब एमपीसी इक्वल टू 0 हो तब क्या होगा? डेल्टा वाई और डेल्टा आई दोनों बराबर होगा। यहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा कि डेल्टा वाई और डेल्टा आई दोनों बराबर कब होते हैं? तो इसका जवाब होगा कि जब एमपीसी 0 होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझने के लिए पूरा थियोरेटिकल पार्ट को जब आप बेहतर तरीके से समझ जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव चाहे जैसा भी रहे आप बना लेंगे। अब चलिए हम लोग समझें। आप लोग उतारते भी चाहें, डायग्राम उतारें, जो कैलकुलेशन है पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इस कैलकुलेशन को भी उतारें। अब देखिए हम लोग समझते हैं कि अगर एमपीसी 1 रहे तब क्या होगा? 1 एमपीसी इक्वल टू 1 हो जाए तो के निकालने का फार्मूला था 1/1 माइनस एमपीसी। तो बताइए के इक्वल टू 1/1 माइनस 1, तो के इक्वल टू 1/0। और हम लोग जानते हैं एनी नंबर बाय 0 इक्वल टू इन्फिनिटिव। तो हम लोग ये समझे कि जब एमपीसी 1 होगा
तो गुणक किसके बराबर हो जाएगा? गुणक इन्फिनेटिव के बराबर हो जाएगा। गुणक का वैल्यू एक और इन्फिनेटिव के बीच में लाइज करता है। किसके बीच में? एक और इन्फिनेटिव के बीच में। अब ध्यान से हम लोग गुणक के मान्यताओं को देख लें। केन्स ने जो गुणक की मान्यताएं बताया है, निवेश गुणक की जिन मान्यताओं पर चर्चा किया है, उन मान्यताओं को देख लें। क्योंकि कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में मान्यताओं से प्रश्न रहते हैं। देखिए, सबसे पहली मान्यता है, केन्स ने पहली मान्यता क्या बताया कि एमपीसी स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है। पहली मान्यता केन्स ने बताया कि एमपीसी स्थिर रहेगा और चालू आय ही उपभोग के ऊपर व्यय किया जाएगा। केन्स इसको इस तरह से समझाते हैं कि मान लीजिए हमको टोपी खरीदना है, तो टोपी खरीदने के लिए हम अपना मकान नहीं बेच देते हैं, बल्कि हम अपने चालू इनकम से ही टोपी खरीदते हैं। तो पहली मान्यता क्या देखें? पहली मान्यता बताया इन्होंने कि एमपीसी स्थिर रहेगा, एमपीसी स्थिर रहता है और उपभोग पर चालू आय ही व्यय किया जाता है। तो पहली मान्यता पर हम लोग चर्चा कर लिए। दूसरी मान्यता को समझा जाए। दूसरी मान्यता में केन्स ने बताया कि स्वायत्त निवेश में परिवर्तन होगा, प्रेरित निवेश में परिवर्तन नहीं होगा। स्वायत्त निवेश और प्रेरित निवेश में क्या अंतर है? स्वायत्त निवेश का मतलब है वह निवेश जो सरकार करती है, और प्रेरित निवेश का मतलब है जो निवेश निजी उद्योगपति करते हैं, वह प्रेरित निवेश है। स्वायत्त निवेश लाभ के लिए नहीं किया जाता है। स्वायत्त निवेश में परिवर्तन की बात करते हैं, प्रेरित निवेश में परिवर्तन की बात नहीं करते हैं। तो केन्स ने जो निवेश गुणक की धारणा का प्रतिपादन किया, उसमें पहला अजम्पशन क्या था? एमपीसी स्थिर रहता है और लोग अपने चालू आय का ही प्रयोग उपभोग करने में करते हैं। दूसरी मान्यता देखें कि स्वायत्त निवेश में परिवर्तन होगा, प्रेरित निवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीसरी मान्यता देखिएगा कि गुणक प्रक्रिया में समय विलंब नहीं होना चाहिए। केन्स ने माना कि जैसे ही हम लोग निवेश करते हैं, आय बढ़ जाता है। हालांकि यह केन्स की एक भूल भी है कि निवेश करने के तुरंत बाद इनकम में वृद्धि नहीं होता है, लेकिन केन्स का मानना था कि जैसे ही निवेश किया जाएगा, आय में वृद्धि हो जाएगा। तो तीसरी मान्यता देखें कि गुणक प्रक्रिया में समय विलंब नहीं होना चाहिए। और चौथी मान्यता ये कहता है कि निवेश गुणक का सिद्धांत बंद अर्थव्यवस्था में लागू होगा, इस पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चौथी मान्यता क्या देखें? ये बंद अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है? जिस अर्थव्यवस्था का संबंध विश्व के साथ नहीं हो, जहां न तो वस्तु का, न ही सेवा का, न ही श्रम का, न पूंजी का स्वतंत्र जो है प्रवाह नहीं होता है, वैसी अर्थव्यवस्था को हम लोग कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। बंद अर्थव्यवस्था मतलब दूसरे देशों के साथ कोई व्यापारिक संबंध नहीं होगा। तो ये बंद अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रभाव नहीं पड़ता है। और चौथा जो पांचवी मान्यता था कि कीमतों में परिवर्तन नहीं होता है। और छठी मान्यता है कि उपभोग वस्तुएं अर्थव्यवस्था में उपलब्ध रहती है। तो इन मान्यताओं को भी आप एक बार देख लेंगे, जो कि कई बार मान्यताओं से प्रश्न रहते हैं। जैसे प्रश्न रहेगा, केन्स के निवेश का सिद्धांत अर्थव्यवस्था में लागू होता है, खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो चूंकि ये मान्यता केन्स महोदय ने रखा था, इन मान्यताओं में अभी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि केन्स का जो सिद्धांत है किस अर्थव्यवस्था में लागू होता है? तो बंद अर्थव्यवस्था में लागू होता है, क्लोज्ड इकोनॉमी में लागू होता है। अब सवाल यह है कि क्या केन्स का यह सिद्धांत भारत जैसे विकासशील देशों में लागू होगा? केन्स ने यह बता दिया कि हर समस्या का समाधान यह है कि एमपीसी को बढ़ाओ। अगर एमपीसी बढ़ेगा, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बढ़ेगा, तो आय बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। यह समाधान विकसित देशों के संदर्भ में सही हो सकता है, क्योंकि दुनिया के विकसित देशों का जो सिचुएशन है और भारत जैसे देशों की जो स्थितियां हैं, दोनों अलग है। हम लोग पिछले क्लास में ये भी चर्चा किए थे कि गरीब देशों में, गरीब मुल्कों में
एमपीसी अधिक होता है अमीर देशों के तुलना में। जो समृद्ध अर्थव्यवस्था है वहां एमपीसी कम होगा। समृद्ध अर्थव्यवस्था में, अमीर अर्थव्यवस्था में एमपीसी कम होगा, और गरीब अर्थव्यवस्था में, विकासशील देशों में एमपीसी अधिक होगा। तो केन्स का अगर यह सिद्धांत भारत जैसे देशों में लागू होता तो यहाँ तो एमपीसी हाई है। यहाँ लोग जितना कमाते हैं अपने इनकम का अधिकतर हिस्सा लोग कंजम्पशन में खर्च कर देते हैं, लेकिन फिर भी उत्पादन नहीं बढ़ पाता है, रोजगार नहीं बढ़ पाता है। तो केन्स का सिद्धांत, केन्सवाद का जो पौधा है वो भारत जैसे भूमि में नहीं रोपा जा सकता है। केन्स का यह सिद्धांत भारत जैसे विकासशील देशों के लिए प्रासंगिक नहीं है, बल्कि केन्स का सिद्धांत इंग्लैंड, अमेरिका जैसे पूंजीवादी देशों के लिए सही हो सकता है। तो हम लोग ये चर्चा की आज के क्लास में। हम लोग फिर से एक बात देख लें, मुख्य बातों पर हम चर्चा कर दें कि हम लोग देखें गुणक के बारे में। सबसे पहले काहन ने बताया, फिर हम लोग चर्चा किए काहन का गुणक रोजगार गुणक था, काहन का गुणक निवेश गुणक नहीं था। निवेश गुणक के बारे में केन्स बताए, किस किताब में? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। चलिए आप इसी तरह से अपने पढ़ाई के क्रम को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।